अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी के इंतखाबात को सामने रखें तो 2-2.5 माह की दूरी के ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल कुछ अजीबोगरीब है पाकिस्तान में। तहरीक-ए-इंसाफ ने केपी के बाद इलाकों में जलसे करने की या मीटिंग करने की कोशिश की है, तो उनके लोगों के ऊपर मुकदमात बन गए। बाकी पाकिस्तान में शायद उनको जलसे जुलूसों की इजाज़त मिले ही नहीं। पंजाब के अंदर भी हमने ये सूरत हाल देखी है, और पीटीआई के वो लीडर जो उनके एमएनएज़ या एमपीएज़ रह चुके हैं, वो ज़्यादातर या तो इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, या नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं, या बाकी रुपोश हैं। तो ये एक ऐसा इलेक्शन होगा जहां पीटीआई को खुल के मैदान में उतरने का मौका बहुत ही कम चांस है कि मिलेगा। 2013 के और 2018 के इंतखाबात से अगर इसका मुआवजा करें तो 18 में नून लीग के ऊपर कमोबेश ऐसा ही कड़ा वक्त था, और नवाज़ शरीफ और मरीम जेल में थे, बाकियों के ऊपर मुकदमात में थे। जिसके ऊपर पहले मुकदमा नहीं था बनात, बाद में किसी के ऊपर हीरोइन डाल दी, किसी के ऊपर कुछ और डाल गया। इलेक्शन वाली रात के ऊपर एफिडीन केस में हनीफ अब्बासी को पकड़ लिया गया। तो एक लंबी फहरिस्त थी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो जो ग्राउंड रूल्स थे वो एक ख़ास जमात को, पीटीआई को फेवर करने के लिए उस वक्त बनाए गए थे। उसका अंजाम हम 2022 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है उसका अंजाम देख रहे हैं। तो क्या 2024 में हम उन्हीं मिस्टेक्स को दोबारा दोहराना चाहते हैं? एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं जिसको पीटीआई ने सेम पेज का नाम दिया था। इस्टेब्लिशमेंट भी और जो क़यादत मुंतखब होकर आई थी वो सेम पेज कि सारा कुछ जो मिल के करेंगे। एक हाइब्रिड मॉडल जिसमें सामने तो इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन पीछे उसके पुश्तनाई पे इस्टेब्लिशमेंट बड़ी जम के खड़ी थी। नून लीग अगर आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़े तो शायद उसको सादा अक्सरियत नहीं मिले। ये मेरा तजिया आज की तारीख में यही है कि कोई भी एक बड़ी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत ले सके। एक कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी, और कोलिशन भी अगर बहुत ही लूला लंगड़ा हुआ जैसे पीडीएम की हुकूमत थी 8-9 जमातों की, तो फिर पाकिस्तान का आगे बढ़ने का इम्कान जो है कि माशी तरक्की हो, इस्तेकाम आए, लोगों को रोज़गार मिले, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसके मौके दिन ब दिन मज़ीद कम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। लेकिन इलेक्शन चाहिए आपको। इंटरनेशनली जो कमेटी ऑफ नेशंस है वो आपको तब कबूल करते हैं कि आपके अंदर एक मुंतखब हुकूमत मौजूद हो। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तब आएगी कि वो 4-5 साल की एक उन्हें प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट मिले कि ये लॉज होंगे, ये मुंतखब हुकूमत है, इन लोगों के साथ हमने डील करना है। एक बेयकीनी सूरत हाल के अंदर, अनसर्टन पोलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर कोई अपना 2-4-5 अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमाया नहीं लगाएगा। हम एक ऐसी इकोनॉमिकली भी सिचुएशन में हैं जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की एक प्रोग्राम ने हमें लाइफ लाइन दी हुई है। वो आके रिव्यू लिखते हैं, रिव्यू ग्रीन चिट लिखते हैं, तो वो अपने 500-700 हज़ार मिलियन डॉलर वो देते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ 10-15 अरब डॉलर है जो अगर आईएमएफ अपना हाथ खींच ले तो 10-15 अरब डॉलर भी बंद हो जाता है। ये पिछला 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक हमने ऐसे ही गुजारा है। उससे पहले से आईएमएफ का प्रोग्राम बंद था तो फंडिंग भी बंद हो चुकी थी, जितने रिजर्व से आपके डिप्लीट होते जा रहे थे। तो क्या ये एक 22-24 करोड़ का जो हम मुल्क है उसके लिए यही सिचुएशन है ज़िंदा रहने के लिए? नहीं, ये वायबल मॉडल नहीं है। इससे लोग गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, आपकी इंडस्ट्री नई नहीं लग रही, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो लगने चाहिए, जो बरामदात को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या इस बेयकीनी से निकला जा सकता है या नहीं निकला जा सकता? आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी भी सवाल ये है कि क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे? ये पहला सवाल है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया वाला ये सवाल नहीं उठाएगा कि बेयकीनी है। बेयकीनी ख़त्म करने के लिए ग्राउंड रूल्स बदलने ज़रूरी हैं जो अभी तक नहीं मौजूद है। अभी भी लोग सवाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे? मैं कहता हूँ कि होंगे, क्यों नहीं होंगे। अगर 10-15-20 दिन आगे पीछे हो जाए, कोई ऐसी अल्लाह ना करे अनफोर्सिंग सिचुएशन हो, इससे ज़्यादा आगे ले जाने का मतलब ये होगा कि आपको यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, महज़ब दुनिया वो आके आपसे बायलैटरल जो आपके पार्टनर्स हैं वो सवाल करेंगे कि एक गैर मुंतखब निज़ाम है, इसको आप कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो क्या सियासी जमातों में ये भाम दूर हो गया? नहीं दूर हुआ। इमरान खान के ऊपर एक और कल इम्तहान है, वो जुडिशरी का भी इम्तहान है कि क्या कल खुली अदालत में उनकी पेशी होगी या नहीं होगी। जुडिशल कम्प्लेक्स में लाया जाएगा या बंद कमरे में सज़ा का अमल होगा। ये इलेक्शन के ऊपर इसके असरात हैं। असरात इसलिए हैं कि इंतखाबात के अंदर इमरान खान एक फ्री मैन की हैसियत से आ सकते हैं, या एक ओपन कोर्ट ट्रांसपेरेंट सज़ा के अमल से गुजर के वो सज़ा का अमल जिसको लोग मान लें, क्या उससे गुजर के इंतखाबी अमल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसके ऊपर भी अभी सवालिया निशान है। कल अगर जुडिशल कम्प्लेक्स में उनकी पेशी नहीं होती, मुझे नहीं मालूम होगी कि नहीं होगी, अगर नहीं होती और जेल के अंदर ही ट्रायल के ऊपर इसरार किया जाता है और मीडिया की भी एक्सेस मौजूद नहीं है, तो इसकी शफाफियत के ऊपर भी सवालात उठेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे, और हमारे साथ शख्सियात हैं। सेनेटर परवेश खान हैं पार्टी से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं PMLN से, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ।
पलवश शाह, क्या आपके दिल में ये वसवसा ख़त्म हो गया कि इंतखाबी अमल 8 फरवरी को ही है या आगे पीछे हो सकता है? देखिए मैं तो यकीन से अभी कुछ नहीं कह सकती, वो कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8 फरवरी को क्यों ही है। नहीं है यकीन आपको? आप बीइंग ए पोलिटिकल प्लेयर, आप तो सर्टन होने चाहिए देखिए कि आपने क्या हमें करना। हमें हमारे देखें लीडर्स ने कहा है कि वक्त पे ही होगा। जरदारी साहब ने कहा उन्हें बिल्कुल यकीन है, तो लिहाजा मैं उनकी बैत करते हुए इसको जो है कहूँगी कि उनकी उम्मीद बात पे है। बात आप कह रही हैं, लेकिन वैसे आपके खदशात हैं। देखिए वैसे मेरे ख्याल में जनरली जो इस मुल्क में इस वक्त कोई इलेक्शन का माहौल नहीं, कोई इलेक्शन एयरिंग नहीं हो रही। लोग भी जो हैं वो इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इधर उधर देख रहे हैं, और वो अभी तक मुझे तो कोई ऐसी इलेक्शन एयरिंग का माहौल नज़र नहीं आया। अगर आपको नज़र आता है कि वो गहमा गहमी जो कि हमारी रिवायती इलेक्शंस में होती है वो इस वक्त हो रही है, तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन जनरली बहुत सी बातें जो हैं वो पार्लियामान के राहदारियों में भी कही जाती हैं, और हम सब आपस में बैठ के वो भी हम नहीं मानेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से उठेंगे आप तो कैमरे के सामने नहीं मानेंगे, लेकिन वैसे वो आपके दिलों के अंदर ये चीज़ हाँ, मौजूद है। दिलों में तो जी रहते हैं। और हमें तारीख़ ने इस मुल्क की ये सिखाया है, सियासी तारीख़ ने, कि किसी चीज़ पर 100% जो है वो हम शर्त नहीं लगा सकते। और अगर कोई ये कहता है कि 100% होगा, जैसे इमरान खान साहब भी के लोग कहते थे अगले 5 साल भी हमारे, उससे अगले 5 साल भी हमारे, लिहाजा यकीनी तौर पर इस मुल्क की सियासी तारीख़ में कुछ भी कहना जो है वो मैं समझती हूँ कि खाम ख्याली और तारिक बेवकूफ़ी फजल है। साहब, आपकी जमात बज़ाहिर एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा बच्चा होता है ना, वो इस वक्त नून लीग है। पिछले इंतखाबात में वो पीटीआई थी। क्या आप में भी भाम मौजूद है कि 8 फरवरी का इंतखाब है या आगे जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मुझे तो पूरा यकीन है और हमारी जमात को भी पूरा यकीन है कि इलेक्शन वक्त पे होगा इंशाल्लाह। और 2-3 उसकी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे पास कोई और ऐसी ऑप्शन हमारे पास मींस निज़ाम के पास, स्टेट के पास, आइन के पास कोई और ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप इलेक्शन को मज़ीद अल्तवा उसका कर सकें। पलवश शाह ने जो बात की है गहमा गहमी की फ़िज़ा जो है वो रफ्ता रफ्ता बनती है, इस बुनियाद पे कि आज मुल्क में वो लंबी लंबी रैलियाँ नहीं हो रही और बाहर झंडे नहीं लहरा रहे और बाहर इधर प्लाज़ों के बाहर स्टिकर नहीं लगे हुए तो इलेक्शन नहीं होगा, ये कोई बुनियाद नहीं है। और हम ये समझते हैं, जैसे आपने बड़ा अपना इब्तदाइया गुफ्तगू में भी फरमाया, कि मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए जो मुल्क के अंदर मईशत के प्लेयर्स हैं, जिनकी दम से आप ये कहें कि रोज़गार चलता है, मुल्क में कारोबार चलता है, वो भी, और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं हमारे पाकिस्तानी भी और दीगर इदारे भी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, सरमाया आ सकता है, वो सारे के सारे इस इंतज़ार में हैं कि इलेक्शन हो, मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत आए, एक 5 साल का निज़ाम हो जिसके तहत उन्हें पता हो कि मुल्क किस डायरेक्शन पर जा रहा है, कोई लीड करने वाला शख्सियत वहाँ मौजूद है। और उसमें मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर वो शख्सियत ऐसी हुई जिस पर बैनुल-अक़वामी इदारों का, हमारे दोस्त ममालिक का एतमाद और ट्रस्ट हुआ, तो वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में होगा। और वो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि वही होने जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इंशाअल्लाह एक ट्रस्ट और एक फ़िज़ा जिसका फुकदान आपको पिछले 4 साल में नज़र आया। और हमने अपने जिन आपकी जिन जमात के अंदर एक बात का बहरहाल काफ़ी कन्विक्शन मौजूद है कि नवाज शरीफ को चौथी बारी मिलने वाली है। कब मिलनी है ये तो पता नहीं है, लेकिन मिलने वाली है, इसके ऊपर आपकी पूरी पार्टी कन्विंस है? जी, पूरी पार्टी बिल्कुल कन्विंस है। और देखें, अब जमात में जो दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। वलीद इकबाल साहब, क्या तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इंतखाबी अमल में आज़ादी के साथ कैंपेन कर सकेंगे? क्या उनको आज़ादी होगी कि पीटीआई का टिकट लें और मैदान में जाके जलसे जुलूस कर सकें? मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं, क्योंकि आपका बुनियादी सवाल तो सब दोनों मेहमानों से यही रहा है मुझसे पहले कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, और दोनों ने अपनी अपनी वजूहत दी हैं। मैं अपनी वजह दे देता हूँ मैं क्यों यकीन रखता हूँ कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ और मैं दिल से इस बात में यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बालादस्त कानून जो है वो पाकिस्तान का आइन है, और पाकिस्तान के आइन का मुहाफ़िज़ और पाकिस्तान के आइन का कस्टोडियन जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, बिकॉज़ वो आइन ही की तश्कील करदा इदारे हैं। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, आपने चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स का हवाला देते हुए भी और उस बेंच का हवाला देते हुए भी इस बात को वाज़े किया है
कि कोई इबहम पैदा करना जो है वो बहरहाल उससे तो मना किया है चीफ़ जस्टिस ने भी, और कहा है कि उसके ऊपर फिर एहतसाब भी होगा। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सर, उससे ज़्यादा जस्टिस अतर मिनिल्ला, मैं वही उसी पे आ रहा था, जो 40 सफ़े का इजाफी पावरफुल है, जिसके अंदर उन्होंने गुंजाइश ही नहीं दी। मैं इसी तरफ आ रहा था, नोट, आई होप कि वो प्रिवेल करे। मैं तो इसी तरफ आ रहा था, मैं वही कहने लगा था कि चीफ जस्टिस ने जो कह दिया वो तो उस वक्त कहा, लेकिन चंद रोज़ कबल जब जस्टिस अतर मिनल्ला का 40 सफ़े का इजाफी नोट आया कि एक एक दिन जो है, जो उस 7 नवंबर या 8 नवंबर या 9 नवंबर जो भी दिन बनता था, अगर आप 90 दिन की गिनती करें, उसके अगर आगे जाता है तो वो आइन से इनहराफ है। मेरे ख्याल में एक ये बात जिसको आप अंग्रेज़ी में कहेंगे इम्प्लाई कर दी गई है कि चलें आप 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं तो सही कराएं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या आइन से इनहराफ किया। और आइन से इनहराफ और आइन को पामाल करना गैर आइनी तरीके से, जो कि जिनमें ये सारे इकदाम शामिल हैं, ताख़ीर करना और वो सब संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। आर्टिकल 6 के नीचे सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। दैट्स वाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मेरी अर्ज़ ये है कि मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और अगर नहीं होते, हाँ वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में तो ऐसा होता आया है, और वो तभी होता आया जब हम आइन से इनहराफ करते रहे। और पाकिस्तान की तारीख़ में आइन से इनहराफ और मावराए आइन बहुत से इकदाम हुए हैं, और बदकिस्मती से हमारी अदलिया ने ही उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया बाद अज़ वक्त। लेकिन इस वक्त जो अदलिया जिस मकाम पर खड़ी है और जिस तरह अपनी राय का इजहार किया है, वो बार बार उन्हीं मिसालों का जिक्र करते हैं कि जी जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में हुआ, या जो बेगम नुसरत भुट्टो वाले केस में हुआ, या डोसो वाले केस में हुआ, या जिस तरह की वो सारे केसेस जो हैं, जो पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का एक दायमी हिस्सा है, जहाँ पे नज़रिया ज़रूरत और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और आइन से इनहराफ को भी कह दिया गया कि जी क्योंकि वो हमारे जो वो अवाम का जो मफाद है वो सबसे सुप्रीम लॉ है, आइन भी उससे नीचे आ जाता है। जब आइन ने कोई चीज़ वज़ा की हो, जब आइन ने कोई लवाज़मात पेश की हो, तो फिर उन पे अमल करना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर आइन का हमें वो क्या ज़रूरत है, किताब की तरह फेंकते फाड़ के उसको। वैसे पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट जो है, मैं एज ए जर्नलिस्ट राय दे सकता हूँ, आप तो एज सियासतदान अपनी राय दे रहे हैं, इसमें सर्व होगा कि इलेक्शन हो जाए और एक स्टेबल सेटअप बन जाए। उसमें पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट सर्व होता है। ताख़ीर पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उसमें भी अर्ज़ कर दूँ, और मैं तो आपको थोड़ा बहुत सियासी और कानूनी और आइनी दोनों किस्म की राय दे रहा था। अब आप 1 मिनट के लिए इस बात को छोड़ दें कि मैं किस सियासी जमात का नुमाइंदा हूँ, और आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस बात पे डाउट ना करें कि मेरे लिए सबसे अव्वलीन जो फ़र्ज़ भी है और जो मेरी तरजीह भी है वो ये है कि पाकिस्तान का मफाद हो। आप उसमें कोई शक व शुबा रखते हैं नदीम साहब? नहीं, क्यों रखा जाए? हाँ, अच्छा, अगर आप नहीं रखते तो मेरी सियासी वफादारी को छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल के ऊपर 3 लवाज़मात ज़रूरी हैं, 3 शराइत हैं। नंबर 1 कि सियासी इस्तेहकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नंबर 2, उसी मैं तरतीब से बता रहा हूँ, नंबर 2 अमन हो। नंबर 3 मुआशी तरक्की हो। और मैं इसी तरतीब से बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, उसके साथ साथ फिर अमन आता है, और जब ये दोनों लवाज़मात पूरी होती हैं तो फिर जो है हम माशी तरक्की कर सकते हैं। हम तीसरी चीज़ को पहले ला के कि जी ये इस तरह से हो गया और हमने इतनी इन्वेस्टमेंट ले आए, इतने वादे कर लिए, इतने MOUs कर लिए, इनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी मटीरियलाइज नहीं करेंगे, अब कभी भी उन पर अमल दरामद नहीं होगा जब तक कि वो पहली 2 चीज़ें नहीं होती। इस्तेहकाम नहीं होता, दायमी इस्तेहकाम और देरपा इस्तेहकाम, और दूसरा वो अमन, जिसको, और वो किस तरह आता है कि जब पूरी शराकत के साथ पाकिस्तान की आवाम जो है हिस्सा ले एक इलेक्शन में, पूरी शराकत के साथ, इंक्लूसिवली। इमरान की कोर्ट पेशी वाले सवाल को मैं थोड़ा होल्ड बैक करता हूँ, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पलशा आपसे पहले शुरू करता हूँ। जो हमने करक या ये अपर डील वाले वाक़या देखे, जहाँ PTI के लोगों ने जलसा करने की कोशिश की तो उन पर मुकदमात हुए। पंजाब में ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, कहीं इजाज़त नहीं है, कहीं 144 है, कहीं कुछ और है। ये तो एक पार्टी के लिए फिर आप रास्ता बंद कर रहे हैं, इंतखाबात फिर शफाफियत के साथ तो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, मैं तो नहीं कर रही ना, अब हमारी जमात किसी जगह पे है ना हुकूमत में है। आपने बात की इलेक्शंस हो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इसको एक नामुकम्मल फ़िक्रा समझती हूँ।
मैं समझती हूँ एक साफ़ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इतने साफ़ और शफाफ हों कि कोई उंगली उन पर ना उठ सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शंस अगर सिर्फ हो गए और ऐसे हुए कि जिसमें मामलात जो हैं वो इस किस्म के हों कि मुख्तलिफ लोग उन पर उंगलियाँ उठाएं, तो वो इलेक्शंस ख़तरनाक होंगे पाकिस्तान की सेहत के लिए भी, इस मुल्क में जमहूरियत की सेहत के लिए भी। इसलिए इलेक्शंस जो हैं उनका सबसे पहला जो प्री रिक्विज़िट होना चाहिए वो एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, और उस पर किसी की भी उंगली तो आपके ख्याल में वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलेगी तहरीक इंसाफ को या नहीं मिलेगी? देखिए, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बल्ले का निशान तो मिल गया शायद। बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। वो अभी पार्टी इलेक्शन से जुड़ा हुआ, हम उसे फाइट कर रहे हैं। अब देखिए, ये अगर इन्हें पल्ले का निशान मिल जाता है फिर तो इनको बहुत हद तक शिकायत इनकी दूर हो जाएगी। नहीं, सिर्फ उससे नहीं होंगी, पार्टी के जिन टिकट होल्डर्स होंगे अगर वो फ्रीली कैंपेन कर सकेंगे तो फिर फ्रीली इस मुल्क में आज तक कभी किसी ने इलेक्शन में सिवाय चंद जमातों के कैंपेन नहीं। तो चंद आपको याद होंगी 13 में आधे से ज़्यादा पार्टियों को कह दिया गया, उन पे धमाके होते रहे, उन पे असैसिनेशंस होती रही। एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों मुश्किल में थे। जी, बहुत मुश्किल में थे। और उसके अलावा इनकी जमात तो खैर उस वक्त भी आराम से इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर देखिए 18 का इलेक्शन आया तो इनके ऊपर मुश्किल आ गई। लिहाजा ये एक पहिया घूमता है, अगर आज वो मतलब पहिया घूम के कहीं और है तो कल किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ये इस मुल्क का एक कल्चर है सियासी, मतलब इससे हम आंखें तो नहीं चुरा सकते। इस मुल्क के सियासी कल्चर जो है रहे हैं पिछले 75 सालों से, इसको पॉलिटिकल कल्चर का नाम तो नहीं देना चाहिए, इसको कुछ और आपको एग्रीकल्चर कहें, इसको कुछ और मुझे नहीं मालूम क्या बोलूं इसको, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं वो तो तकाजा करती हैं कि हमारी पॉलिटिकल सियासत जो है ना वो इन्हीं जो है क्या कहते हैं इसी दायरे में, इन्हीं किनारों के दरमियान ही घूमती है। लिहाजा ये एक सेट टेरिटरी बाउंड्री है, इसी के अंदर सबको आदत भी है, जो भी इस मुल्क में सियासत करता है वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। तारिक साहब, दो मौके ऐसे हैं हमारी सियासी तारीख में, एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ 16 या 18 सीटों पे रह गई थी, एक दफ़ा नून लीग 16 या 18 सीटों पे रह गई थी, और इट इज़ मैनेजेबल। पीपल्स पार्टी को आप कहीं 100 सीटें और कहीं 18-19 पे लें, नून लीग की कहीं 2/3 मेजोरिटी और कहीं उसको 18-19 पे लें जन्म शरफ के टेक ओवर के बाद, तो ये अनहोनी नहीं होगी कि अगर पीटीआई के साथ भी यही कुछ हो जाए। लेकिन क्या ये रूल्स शफाफियत के और जमहूरियत के तकाज़ों पर पूरे उतरेंगे? मलिक साहब, जहाँ से सेनेटर पलवशा ने अपनी बात ख़त्म की है, मैं थोड़ा सा वहाँ से शुरू करता हूँ। देखें, अभी आपने भी थोड़ी देर पहले कहा जनाब के मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात, कुछ थोड़ा सा आपने बाद में ये जो बातें सारी की हैं ये उसी से रिलेटेड हैं कि जनाब सबको बराबर मौके मिलने चाहिए और सारे जलसा कर सकें। इन्होंने साफ़ और शफाफ इलेक्शन की बात की है। इन्हीं की हुई बात कि क्या ये पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल, पिछले अगर हम सिर्फ मैं 4 इलेक्शंस की बात करूँगा तो उसमें क्या एक ट्रेंड सेट नहीं हो गया था इलेक्शन से पहले? 2002 के इलेक्शन में क्या ये ट्रेंड सेट नहीं था? 2002 में आपकी कितनी नशिस्तें थी? नहीं, मैं ज़रा सिर्फ एक और बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों का जवाब आ जाएगा। नहीं, वैसे 19 नशिस्तें थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तकरीबन इतनी थी, 20 से कम थी। तो उससे पहले 97 में आप 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना के बैठे हुए थे, तो ये काया पलट करने में 12 अक्टूबर 99 ने प्लेड ए की रोल। ज़ाहिर है बीच में ज़ाहिर माशाल्लाह लगा, जनरल मुशर्रफ उस वक्त भी मुकम्मल अपनी उसमें ताकत में थे जब 2002 का इलेक्शन हुआ, तो मैंने कहा उस वक्त फ़िज़ा थी कि काफ लीग जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। और काफ लीग की 2008 हो जाती है 18 में 2008 में जिसमें मैं खुद MNA का इलेक्शन जीता इस्लामाबाद से, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल फ़िज़ा मौजूद थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। 2013 में ये फ़िज़ा हमारे हक़ में पहले से इलेक्शन से मौजूद थी कि मियां नवाज शरीफ जो है मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। 2018 में क्या फ़िज़ा PTI के लिए नहीं थी कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे? वैसे क्लियर थी जैसे तो आज अगर 5वें इलेक्शन में ये फ़िज़ा अगर फिर है कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो इसमें नई बात कौन सी है? ये मैनेज इलेक्शन, एक मैनेज इलेक्शन की रिफ्लेक्शन एक दफ़ा फिर मिल रही है, ये बात नहीं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि 4 इलेक्शन जो सारे मैनेज थे, जो बंदा ऊपर आता था जैसे इमरान खान का आपने लिया, मेरा सवाल तो ये एक है मैनेज तरीके से कि मैंने आपको एक इलेक्शन में बताया कि क्या फ़िज़ा मौजूद थी उस इलेक्शन से, और वही परसेप्शन इलेक्शन से पहले मौजूद थी जो प्राइम मिनिस्टर, वो परसेप्शन क्रिएट की गई। देखें ना, 4 इलेक्शन में की गई, 18 में भी परसेप्शन बड़ी क्लियर थी और क्रिएट की गई थी। 13 में बताएं, 13 में नवाज शरीफ के हक में ये फ़िज़ा मौजूद थी। PTI को KP में हुकूमत देनी थी, सिर्फ इतना ही मकसूद था, मरकज़ में उसको हुकूमत नहीं देनी थी। ये सिंपली एक IGI का मॉडल, आपको पता है IGI का मॉडल क्या था? चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की दी गई थी नवाज शरीफ को, मरकज़ में
लूली लंगड़ी हुकूमत थी बेनज़ीर भुट्टो की जो चल नहीं पाई थी। तो सिमिलर मॉडल था, ये आगे चलता जा रहा है, आप जाते जाएंगे। वो हर एक इलेक्शन की अपनी एक कहानी ज़रूर होगी, लेकिन मैं इस बात से नहीं इत्तफाक करता कि 4 जो साबका इलेक्शन हुए हैं वो सारे मैनेज थे, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में एक भी साफ, लेकिन उनमें एक भी परसेप्शन इलेक्शन से पहले मौजूद थी कि फलां पार्टी जीतेगी। आज ये परसेप्शन मौजूद है, अगर हमारे हक में है तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। 13 और 18 इसको डोंट टेक इट एज समथिंग व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड। 13 और 18 एक जितने साफ शफाफ थे, ये मैं कह सकता हूँ आपको। 13 और 18 की शफाफियत एक जैसी थी, और वैसे ही 2024 शायद उससे भी ज़्यादा शफाफ हमें नज़र आएंगे। पहले ही पता है हमें कि क्या हो रहा है। वलीद इकबाल साहब, पीटीआई का आज़ादी के साथ कैंपेन करना वो एक सवाल है ताकि लोगों उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लें, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब आसान मौजूद है या नहीं है? मैं तो पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ जी, मैंने आपको गिनवा दिया ना कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या लवाजमात हैं। और मेरे नज़दीक मैंने आप वो पहले से ही आपको ये बताया है कि अगर आप पाकिस्तान के, मैं नहीं क्लेम कर रहा, मैं नहीं सर्वेज़ का नाम ले रहा, कह रहा कि जी इसके इस पार्टी के इतने फ़ीसद वोट हैं, इसके उतने फ़ीसद हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ऐसे तरीके से आने वाला इंतखाब कराया गया, छोड़ दें माजी में जो हुआ, और चलें नहीं भी छोड़ना उस पर भी मैं तबसरा करूँगा, लेकिन अगर आने वाले इंतखाब में पाकिस्तान की जो 12.5 तकरीबन 126 मिलियन वोटर्स जो हैं रजिस्टर्ड वोटर्स, उनके एक बहुत बड़े ऐसे तरीके से इसको करना कि बहुत बड़ा हिस्सा उस 126 मिलियन वोटर्स का अपने वोट के हक से महरूम करने से मुतरादिफ हो जाए, तो आप किस तरह इस्तेहकाम की तवक्को कर सकते हैं? उसका तरीका कोई भी हो जाए, वो आप बल्ले का निशान ना लेने दें, वो आप कैंपेन ना करने दें, वो आप उम्मीदवारों को जेलों में डाल दें, वो आप वर्कर कन्वेंशन करने वालों को उठा के एमपीओ के नीचे अरेस्ट कर लें, आप एक शख्स को 22-22 दफ़ा, 20-20 दफ़ा, 6-6 दफ़ा, 8-8 दफ़ा एक रहाई होती है तो दूसरी में डाल दें, तीसरी में डाल दें। उससे तो इस्तेहकाम या कोई देरपा इस्तेहकाम या कोई जमहूरी निज़ाम का तसलसल तो नहीं होगा। और मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं जी, आई एम सॉरी, मैं एग्री नहीं करता नदीम मलिक साहब आपसे भी इसमें, और आपके दोनों मेहमानों से भी इसमें। 2018 की तशबीह दी और इस 2023, या होना तो 23 में ही चाहिए था, 24 के इलेक्शन के हवाले से, कि जो हाल PMLN का उस वक्त था, ये PTI का इस वक्त हो रहा है, क्या वाकई ये दुरुस्त है? आपने कुछ मिसालें दी, लेकिन क्या PMLN अपने जलसे नहीं कर सक रही थी? क्या PMLN अपनी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सक रही थी उस वक्त? क्या PMLN अपने वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सक रही थी? वो सब कुछ कर रहे थे। यस, उनके लीडर्स कुछ ऐसे थे जिनको आपने कहा आखिरी रात को जेल कर दिया गया, कुछ चीदा मिसालें हैं, लेकिन इतने वसी पैमाने पर इतनी बड़ी पाबंदी जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में, और ये बाय द वे ये जो बल्ले के निशान का ना देने वाली बात या जो फैसला 23 नवंबर का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, उस पर बड़ा तफसीली मजमून, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पिल्डैट के जो सरबराह हैं महबूब साहब, आप भी बुलाते रहते हैं उनको अपने प्रोग्राम पे, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह का फैसला किया हो। अब क्या बाकी 170 के करीब पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, क्या उनको भी उनके आइन की इस तरह स्क्रूटनी होगी? उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऐसी स्क्रूटनी होगी? क्या उनको भी जो है इस तरह से अपने इंतखाबी निशान से महरूम किया जाएगा? का इतलाक किया जाए जो PTI पे लागू होता है, तो इस वक्त कोई भी सियासी जमात, यही तो ये मैं नहीं कह रहा, ये एक एक्सेप्शन, ये पिल्डैट के सदर कह रहे हैं, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। पिल्डैट के सरबराह कह रहे हैं कि हर पार्टी इस तरह की बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के, जो कराची बहरिया टाउन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने पैसे जमा करवाने थे, उसका तहरीरी फैसला जारी किया। लास्ट प्रोग्राम में हमने आपको एक अपडेट दिया था कि 65 अरब की रकम में से 35 अरब वो था जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया, और इमरान खान की हुकूमत ने वो पैसे बहरिया टाउन को एडजस्ट करने दिए उस रकम के अगेंस्ट 460 अरब के जो उनको फ़ाइन हो चुकी थी। तो क्लियरली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है, प्रॉब्लम नज़र आती है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था, वो बहरिया को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये रॉबिंग दी पीटर टू पे दी पॉल, ये वो वाली कहानी बन जाती है कि आप पीटर से लूटें और पॉल को पे कर दें,
तो ये पाकिस्तान का पैसा था, रियासत पाकिस्तान का, तो जो पैसा बाहर से आया वो तो सारा का सारा हुकूमत पाकिस्तान को दे दें, बाकी की जो रकम 30 अरब की जमा हुई है वो सिंध को दे दें। लेकिन बहरिया टाउन ओवरऑल 196 बिलियन उसने देना था, तो उसके अगेंस्ट वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये बड़ा पावरफुल ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन के हवाले से जारी किया है। इसके एंड रिज़ल्ट जो हैं उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, तहरीक इंसाफ के लिए भी होंगी, बहरिया टाउन और रियाज मलिक के लिए भी होंगी, और शहजाद अकबर और बाकी उन लोगों के लिए भी होंगी जिन्होंने इस माहदे के तहत एक मशकूक ट्रांजैक्शन के लिए रास्ता हमवार किया। मशकूक इसलिए है कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था इनिशियली, अकाउंट फ्रीज़ किए, और उसके बाद जो अरेंजमेंट है वो आज तक हम सब लोग एक शशो पाँच महीने कि एक्चुअली क्या अरेंजमेंट था जो उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने बहरिया टाउन के साथ किया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे एक्सेप्ट कर लिए, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गलत किया, हम बिला वजह इस ऐसे काम में मुलव्वस हो गए जहाँ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रही थी और उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा होने दिया। तारिक फजल साहब, ये बड़ा मामला है, पहले आप इसका बहरिया टाउन के जो ज़मीन है कराची की उसके ऊपर इल्ज़ाम आया था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने फेवर की। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई, उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, 460 अरब के अगेंस्ट उसको रेगुलराइज़ किया, अमली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जितनी ज़मीनें दी गई थी रेगुलराइज़ कर दिया उसको। अब वो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट कर गए हैं बल्कि जो पैसा बरतानिया ने पकड़ के पाकिस्तान को दिया 190 मिलियन पाउंड, वो भी हमने उसी को दे दिया हुआ। अब इसकी सज़ा जज़ा का अमल आगे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के लोग भी आएंगे, सियासी लोग भी आएंगे, पीटीआई की हुकूमत भी आएगी उसमें। देखिए मेरे साहब, सबसे पहले तो मैं जो मामला है 190 मिलियन पाउंड, ये सुप्रीम कोर्ट में जो जमा हुआ है, जो मलिक रियाज साहब का सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ही बेसिकली वो की थी, क्योंकि उनका बनता नहीं था। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस वक्त प्ली बार्गेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, अजीबोगरीब फैसला जो करना ही नहीं चाहिए उसको, जैसे जिरगा नहीं होता, करना ही नहीं चाहिए था उसको। जैसे वो जनाब एक प्रॉपर्टी के मामले में जिरगा होता है, भाई तू एनएल ले ले या तू इतने ले ले, इस तरह कर लिए, वो ऐना कर लिए, ये तरीका था सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त। साकिब निसार साहब का कहते थे कि 1000 अरब बनते हैं, मुझे दे दो तो मैं केस माफ़ कर दूंगा, बाद में 460 अरब पे डील होगी। मतलब ये ऐसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। इस्लामाबाद में एक दो केसेस उनके जाने के आखिरी 10 दिनों में, जिसमें मैं बतौर वज़ीर उनको डिफेंड करते रहे, सीडीए के प्लॉट हमने कैंसिल किए, अरबों के वो प्रॉपर्टीज़। वो सीडीए के आपने कौन से प्लॉट कैंसिल किए, वजाहत करें? नाम लेना पता नहीं मुनासिब है या नहीं, मैं बता देता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लाट था, वो सरासर इलीगैलिटी थी, सीडीए के कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, और वो मकसद और था प्लॉट का, ऑक्शन का, और वहाँ पे बनी कुछ और चीज़ थी, और वो हमने कैंसिल कर दिया। हमें बेताशा ऑफर्स हुई, अरबों में हुई कि जनाब ये ले लें और उसको रेगुलराइज़ करें, हमने नहीं किया। आखिरी एक हफ्ते में साकिब निसार साहब ने उसको रेगुलराइज़ कर दिया। साकिब निसार ने रेगुलराइज़? जी, उन्होंने रेगुलराइज़ किया। उसके पीछे क्या कहानी है ये भी शहर में सबको पता है, पर यहाँ मैं बात नहीं करूँगा। दूसरी बात यह कि जो मलिक रियाज साहब की जो सेटलमेंट हुई है ना, मैं ज़रा इसमें सिर्फ आपको आसान अल्फाज में समझा, मतलब सुनने वालों के लिए, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं इशारा तोड़ूँ इस्लामाबाद में ट्रैफिक का, मुझे उस पर 5000 रुपये जुर्माना हो, और ट्रैफिक पुलिस वो मेरा 5000 रुपये ले कर मेरा बिजली का बिल जमा करा दे। ये ऐसी बात है। वो ट्रैफिक पुलिस का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में जाना चाहिए। 5000 जो मुझे जुर्माना हुआ है उससे मेरा बिजली का बिल नहीं अदा हो सकता। वाजिबुल अदा वो मलिक रियाज साहब का था। इधर से पकड़ के रियाज मलिक से, इस हाथ से रियाज मलिक को दे दिया। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसकी पलूशा इसका इम्प्लीकेशन है। लेकिन ये बड़ी बात है, इतना बड़ा फैसला हुआ है। मलिक साहब, मैं एक जुमला कह दूँ, आप हैरान नहीं है कि मीडिया के ऊपर खबर नहीं चली? कम से कम मैंने नहीं देखी। ये मीडिया पे चल रही है, कहाँ पे नहीं? ये आपकी मैं हिम्मत को सलाम पेश कर रहा हूँ। हमने उस दिन भी दी थी जिस दिन आपने दी होगी, लेकिन ये बाकी मैं किसी चैनल के ऊपर ये खबर नहीं देखी, क्योंकि वो कुछ हमारे मुद्दई यहाँ इस्लामाबाद के भी हैं, मुझे उन्होंने ज़ाती तौर पर ये बात बताई। इसकी सज़ा और जज़ा का अमल बहुत सारे लोगों को मुतासिर करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बात यह कि जिसने फैसला किया वो हर सज़ा जज़ा से बालातर है। जो और बहुत से फैसले उनके ऊपर जो केस ऑलरेडी चल रहा है, डुबोने के लिए कर गया, सबसे पहले तो उसको पकड़ेंगे कहाँ से जो है जड़ शुरू हुई बुराई की। वो हाथ लगा नहीं सकते तो अब दूसरों को कैसे हाथ लगाएं? देखें, इस मामले की सजा शुरू होती है पहले सिंध हुकूमत से। उसने मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें कैसे लेने दी? देखिए, सिंध हुकूमत से जहाँ सबको जब सजा मिलेगी तो सिंध हुकूमत तो नहीं बच सकती ना। सारे हुकूमत, देखिए, सिंध हुकूमत अपने किए की जवाब देगी, लेकिन आप साकिब निसार साहब की कोई साकिब निसार की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, और इमरान खान की भी कोई जस्टिफिकेशन, उनको नहीं पकड़ना चाहिए, उनसे कोई जवाबदेही नहीं। वो ऐसा काजी है जिसके ऊपर उस वक्त की रियासत मदीना का कोई कानून इतलाक नहीं होता था। वो तो रियासत मदीना थी। आपको लगता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर करके तो रास्ता खोल दिया है सजा के उस अमल का जो अभी तक बंद? देखिए, हमें कोई मुझे तो इस मामले में कोई इब्हाम नहीं है। जिसने जो किया वो उसका जवाब देगा।
तो अगर हमसे पूछेंगे हम भी जवाब देंगे। लेकिन बात यह है कि एक इंटरव्यू आना था, वो कहाँ गया? पता नहीं आना था कि नहीं था ना, मुझे क्या पता, आना था। उसका तो बड़ा शोर होगा था, तो वो इंटरव्यू जो है वो जब से नहीं आया तो मुझे उससे कुछ शकूक व शुबहात हो। फिर आप कहेंगे कि आपको क्यों शकूक व शुबहात? वलीद इकबाल साहब, पहले आपसे पूछ लूं, ये एक पहले मुझसे पूछ लें, आप तो पहले ही पूछ चुके हैं। बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है, बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है इस केस के अंदर। अच्छा। और बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल का सबब भी बन सकता है, जिसमें सिंध हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इमरान खान हो, शहजाद अकबर हो, देयर आर मैनी लीडिंग पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस केस, और उन सारों के लिए इम्प्लीकेशंस आएंगी। बिल्कुल जी, मैं इसको भी एड्रेस करता हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में एक बात आई थी, मुझे 2 जुमले उसके लिए भी बोलने दें और फिर मैं एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे आऊँ। पहले इसका जवाब दे लें, फिर उसकी तरफ आ जाएं। फिक्र ना करें, पूरा जवाब आएगा अगर आप मुझे इजाज़त देंगे। इलेक्शन में गहमा गहमी, मेरी अर्ज़ है कि एक बारी फ्री हैंड दे दें पीटीआई को, ना ये पाबंदियाँ लगाएं। ऐसी गहमा गहमी आएगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये दोनों जो नुमाइंदे बैठे हैं दूसरी सियासी जमातों के, इनकी पार्टियां ऐसी गहमा गहमी, इनको फ्री हैंड मिला हुआ है और कोई ऐसी गहमा गहमी ये नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। और मियाँ साहब भी मरी के अंदर बैठ के, मरी में बैठ के किसी के बंद गार्डन के अंदर कन्वेंशन करते हैं, फिर सियालकोट जाते हैं, ख्वाजा आसिफ के घर के ग्राउंड में कन्वेंशन करते हैं। बाहर तो निकलें, पता लगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े, फील्ड ही दे दें। हम गहमा गहमी दिखाएंगे आपको, हम गहमा गहमी वाली गहमा गहमी तो हम करना भी नहीं चाहते। नहीं वो आप वो तो नहीं, वो तो मैं अक्टूबर का जलसा जरा वो तो मैं ऑन एयर, आपको पता लगेगा ऑन एयर लोग आए थे। मैं ऑन एयर मियां नवाज शरीफ की मजम्मत करता हूं कि उन्होंने पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या बोला है। इवन अल्ताफ हुसैन उनसे बेहतर आदमी है जिन्होंने अपोलोजाइज किया ऐसी बात करके, तो वो अलग बात है। अच्छा जी, अब जिक्र कहां से आ गया है? आपने कहा नहीं, सबको पता है, और वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है जिस पे आई थिंक खवातीन वोटर इंतकाम लेंगी मियां नवाज शरीफ से, और मैदान में तो उतरे हैं। नदीम मलिक साहब 190 मिलियन केस का, 190 मिलियन पाउंड का केस जो है ना, आप कह रहे हैं कि एहतसाब होना है। नदीम साहब, आपने कहा था ना जवाब मैं इसका दूं। देखें, इस वक्त कह रहे हैं ना एहतसाब हो, मैं आपको तरतीब में बैकवर्ड्स, आखिरी बात पहले और फिर पिछली बातें बाद में, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले कि 11 घंटे किसकी इंटेरोगेशन हुई है अडियाला जेल के अंदर? इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान ही की हुई है। किस केस पर? बिलियन पे। और मैं ये अर्ज कर दूं कि पीटर ने पॉल को पे किया या जो भी कुछ किया, अगर ये नहीं साबित होता कि पर्सनल गेन कोई करप्ट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है ऐसा कोई चीज़ है जो पर्सनल गेन हुआ है खान साहब का, तो कोई केस उनके ऊपर नहीं बन सकता। और जो कल से अगर ओपन ट्रायल होता है साइफर केस का, तो ये सलमान अकरम राजा जो उसमें वकील हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि पता लगेगा पब्लिक को कि कैसा मजे का खेज केस है। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं इन प्रोसीड्स के अंदर। 190 मिलियन पाउंड इसी मैं कह रहा हूं, इसी 190 मिलियन पाकिस्तान को लुटाया गया था, एनसीए ने जो पैसा पकड़ा था। इसलिए कह रहा हूं कि तो 190 मिलियन पाउंड की जेब में नहीं गया। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप दोबारा उस एडजस्टमेंट, उस लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। किसी की तो ये बहुत इरेगुलरिटी है, जो भी है, आगे जाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरी अर्ज सुन लें, एक बात बड़ी अहम है इसमें, एक बात बड़ी अहम है। लिफाफा नहीं खुलने दिया कैबिनेट मीटिंग में, कहा ये बंद लिफाफा है, इसको हाँ कर दें, ये बंद लिफाफे के अंदर कैबिनेट ने बंद लिफाफे पे हाँ कर दी। प्लीज मेरी क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक अर्ज बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये इस प्रोसीड्स में एक ऐसे फ्लैट की सेल भी है वन हाइट पार्क मैंशन की, जो मियां हुसैन नवाज शरीफ या मियां हसन, उनमें से दोनों में से किसी एक के कहने पे हुई है, और वो सेल प्रोसीड्स, वो 50 मिलियन पाउंड की वो प्रॉपर्टी है। मैं यही तो जवाब वो देंगे ना, इन प्रोसीड्स में वो शामिल है, तो ये बेफिक्र रहे, खुद ही जवाब देंगे ना। मैं तो ये तो 190 मिलियन पाउंड का जवाब आएगा तो उसका जवाब आएगा। इस वक्त तो 11 घंटे, इस वक्त तो 11 घंटे खान साहब की हो रही है। इस वक्त तो नवाज शरीफ की तफ्तीश इस केस में नहीं हो रही, इस वक्त तो खान साहब की हो रही है ना। इसलिए अल्लाह ताला, कमाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत जिसका स्लोगन ये था कि हम आएंगे तो लूटी हुई यार, ये कतरी खत को डिफेंड कर लें, चले वही कर लें। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड अगर मिल ही गया था तो वो उस लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की इजाजत दे दी, तो कम से कम आपकी जमात को ये काम नहीं करना चाहिए था। और दुनिया में कोई भी जमात कर लेती, आप वो जमात नहीं होने चाहिए थे। आपका स्लोगन था, पार्टी मैनिफेस्टो था, पूरी इलेक्शन कैंपेन में आप इसके ऊपर गए थे कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। ब्रेक करीब आ गया जी, पहले ब्रेक ले लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वलीद साहब, इस दफ़ा आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने अभी इलेक्शन सिंबल की बात की,
पार्टी इंतखाबात भी होने हैं और उससे पहले ये केस भी पड़े हैं। नवाज शरीफ को पिछली दफ़ा जब नाअहल करार दिया गया तो उनको पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया, बल्कि उनके पार्टी ने जो सैनेटर्स को टिकट अवार्ड किए हुए थे वो भी ओपन कर दिए गए। अजीबोगरीब मैनेजमेंट थी, इंजीनियर्ड प्रोसेस था पूरा। तो मुझे लगता है कि वो सेम प्रोसेस इस दफ़ा इमरान खान के ऊपर लागू हो ना जाए, लग यही रहा है मुझे। उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया था, लेकिन उनको और उसकी वजह से जो टिकट्स उन्होंने सेनेट के लिए अवार्ड किए थे मार्च या फरवरी 2018 में, वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे लड़े थे, लेकिन क्योंकि उनके सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे और हर एक को 42 वोट चाहिए थे, वो तो उनको मिल गए। लेकिन जुलाई के अंदर जो आम इंतखाब हुआ था उसमें तो नहीं उनको महरूम किया गया था। लेकिन क्या इमरान खान पार्टी सदारत से महरूम होने का खतरा मौजूद है? जरा डिस्टिंग्विश कर लेना दो चीज़ों में कि सेनेट का इंतखाब क्या होता है, लंबा हो जाएगा, मेरे पास टाइम कम है। क्या सेनेट का इंतखाब क्या होता है और आम इंतखाब महरूम होने का खतरा मौजूद है डिस्क्वालिफिकेशन के बायस? आप आम इंतखाब 2018 की बात करें, क्योंकि मैं आम इंतखाब 2024 की बात कर रहा हूँ। टाइम इज शॉर्ट सर, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि क्या इमरान खान की पार्टी सदारत से हटने का खतरा मौजूद है? मैं इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता जी, लेकिन आपके सामने है सारा कुछ। इस तरह का कोई इकदाम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 18 के आम इंतखाब से पहले नहीं लिया गया था, ना उनकी पार्टी के खिलाफ, ना उनके उम्मीदवारों के खिलाफ। सेनेट के इलेक्शन की मिसाल बिल्कुल इस वक्त इररेलेवेंट है और इस पर लागू नहीं होती। जनरल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में बहुत फर्क है, और वो उस इलेक्शन में कामयाब हुए थे, उनके सारे उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ये काम होते देखा था कि नवाज शरीफ को पहले सजा हुई, फिर डिस्क्वालीफाई हुए, फिर उनको पार्टी सदारत से हटाया गया। इमरान खान के ऊपर जो केस है, मैं उनकी केसों की दुरुस्तगी या गलत होने के ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो सिर्फ तोशा खाना वाले केस में अभी तक डिस्क्वालिफिकेशन उनकी स्टैंड करती है तो पार्टी सदारत उनकी हट सकती है। इलेक्शन पाबंदी पहले होता रहना इस मुल्क में, ऐसे ही होता रहा हर पीपल्स पार्टी की 4 पी हमारी। आपको याद नहीं कि 2018 से इलेक्शन से पहले जाली अकाउंट केस खुल गए? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस भी ऐसी बनाई गई थी, 4 पीएम बनाई गई थी। हाँ, इसलिए कि हमें रोक दिया गया था मुशर्रफ की तरफ से। लिहाजा बात यह है कि ये तो इसी मुल्क का, उस वक्त तो इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी ये बातें लगती थी, माजरत के साथ। उस वक्त इमरान खान साहब का जो सारा एक पेज था, एक पेज पे वो तलवार लेके सबका सर कलम करना चाहते थे। सीधी बात है, उस इलेक्शन में तो उनको एक सीट मिली थी, सीखता कोई नहीं है। उस 2002 के इलेक्शन में तो एक सीट मिली थी खान साहब को, वो तो किसी गिनती में ही नहीं थी। नहीं, एक मिनट, उस वक्त तो लूटी हुई दौलत अपनी जेब में सारी जो है वो आई। तो बात ये है कि अगर पीटर को पकड़ना है तो पॉल भी पकड़ा जाए, दोनों पकड़े जाएंगे, दोनों ये नहीं कि खाली एक बंदा जो है वो। सेनेटर साहब जो वलीद साहब है बार बार कह रहे हैं जनाब 2018 का मवाजना न करें। 2018 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? पूछा जरा, जेल में थे? बाहर तो नहीं थे, बाप बेटी दोनों जेल में, और बाप बेटी दोनों जेल में थे। और उसके बाद जो बेटी के ऊपर जुर्म बाद में क्या हुआ, वो बाइज्जत बरी हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब का केस अभी चल रहा है, वो भी पता लग जाएगा। फिर बिल्कुल ऐसे ही बुलाया आपने नवाज शरीफ को पनामा में, घरों से भेजा अकामा में, सदारत भी उनकी गई, हर चीज़ गई। तो ये सारा तो हमने भुगता हुआ है। तो आप रिपीट चाहते हैं उसका? ये दुरुस्त नहीं है। हम रिपीट नहीं चाहते, गलत को गलत कहना चाहिए। नहीं, हम रिपीट बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इस वक्त जेन्युइन केसेस के अंदर पीटीआई के लोग जो हैं मुलव्वस हैं, और हमारे लोगों को तो इन्होंने 400 हीरोइन डाल के अंदर किया। हमने किसी पे 400 हीरोइन डाली है 16 माह में? आपको अभी मौका नहीं मिला, मिल गया तो आप क्या करेंगे? 9 मई के दिन ये सोचना चाहिए था ना कि हम जो करने जा रहे हैं इसका नतीजा निकले। 9 मई का नतीजा, 9 मई को बिल्कुल राणा साहब जिस बंदे पे 400 हीरोइन डाली की वो वजीर दाखिला थे वफाकी राणा सनाउल्लाह, सेनेटर परवेज खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और सेनेटर वलीद इकबाल साहब। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।